हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिए, बिकॉज मैंने वहाँ से आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ाया है। तो दिस इज़ अ पार्ट 2। तो चलिए अपने आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो उसका पीछे के जितने भी पार्ट्स थे वो पार्ट 1 में मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। पार्ट 2 है ये, अब पार्ट 2 में हम उसके आगे का करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अलग एलिमेंट्स के एटम्स के जो मॉडर्न सिंबल्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके सिंबल्स देख लेते हैं। तो डाल्टन जो थे, डाल्टन ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ और उनका जो मतलब था, उनका स्पेसिफिक सेंस जो था हमें बताया, या उसका स्पेसिफिक सेंस जो था उन्होंने किया। जब उन्होंने किसी एलिमेंट के सिंबल का यूज़ किया तो ये सिंबल्स उस एलिमेंट की एक निश्चित मात्रा की और इंगित, यानी कि वो उसकी क्वांटिटी की ओर क्या करता था, उसकी डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट जो था उसकी डेफिनिट मात्रा को क्या करता था, हमें बताता था। और ये सिंबल्स एलिमेंट के एक एटम को दिखाता था। बेजेलियस ने एलिमेंट्स के ऐसे सिंबल्स का सुझाव दिया जो उन एलिमेंट्स के नामों के एक या दो अक्षरों से जो थे हमें बताए गए थे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, एक सर्कल लिखेंगे और उसमें एक डॉट कर देंगे, ये हो गया। फॉस्फोरस में कुछ इस तरीके से होता है। कॉपर में हम क्या करते हैं, सी लिख देते हैं सर्कल में, और गोल्ड को हम जी लिख देते हैं। कार्बन को खाली छोड़ देते हैं, ब्लैंक। ठीक है, सल्फर में हम प्लस बना देते हैं सर्कल का। लेड जो होता है उसमें एल बना दिया जाता है लीड में। ठीक है, प्लैटिनम में पी। ऑक्सीजन हम खाली छोड़ देते हैं, आयरन में आई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हैं, यानी कि डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ एलिमेंट के ये क्या हैं, कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब मैं बात करती हूँ स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट के नामों की और उन जगहों के नामों से की गई जहाँ वो पहले पाए गए थे। एग्जाम्पल के लिए थे कॉपर। ठीक है, कॉपर जो था ये रहा कॉपर। ठीक है, कॉपर जो था, कॉपर का नाम साइप्रस से क्या हुआ, साइप्रस से लिया गया। ठीक है, तब से इसका नाम कॉपर पड़ा। उसके बाद कुछ और नाम है, फिर था कुछ एलिमेंट के नामों को कलर से लिया गया। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गोल्ड। गोल्ड जो होता है, गोल्ड का मतलब होता है हिंदी में स्वर्ण। ठीक है, और स्वर्ण का मतलब होता है पीला, हिंदी में हम उसको पीला बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का इंग्लिश नेम से ही उस शब्द को लिया गया है जिसका मतलब होता है पीला। अब देखते हैं, आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका नाम होता है IUPAC, जिसको आप लोग IUPAC भी बोल सकते हैं। तो IUPAC एलिमेंट के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है, और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है इसका। तो ज़्यादातर एलिमेंट के उन सिंबल्स और उन एलिमेंट्स के इंग्लिश के जो नेम हैं उनके एक या दो वर्ड से बने होते हैं। किसी सिंबल के पहले अक्षर को हमेशा कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम खाली H लिखते हैं, एल्युमिनियम का खाली हम A एंड L लिखते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे कि ए भी आप कैप्स में बनाते हैं और एल भी आप कैपिटल लेटर में बना रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए क्या लिखते हैं, कैप्स में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर में, और एल हम स्मॉल में लिखते हैं। तो ये होता है हमारा एल्युमिनियम को लिखते हैं हम इस तरीके से। कोबाल्ट जो होता है उसको सी कैप में होगा और ओ स्मॉल में होगा। आप ये नहीं करेंगे कि सी भी कैप्स में बना दिया और ओ भी। अगर आपने सी और ओ कैप्स में बना दिया है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम सी कैप्स में लिखेंगे और ओ स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं।
अब देख रखा है हमें यहाँ पे दे रखा है कि कुछ एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं वो उनके जो इंग्लिश के नेम हैं उनके फर्स्ट अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को उससे जोड़कर बने हैं या उसके जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? क्लोरीन को हम लिखते हैं C&L लिखते हैं। फिर होता है जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि Cl हम क्लोरीन को लिख देते हैं। अब एक और होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है हिंदी में? लोहा, ठीक है। तो आयरन जो होता है, आयरन को हम Fe लिखते हैं आयरन को, ठीक है। आयरन को हम लोग लिखते हैं Fe, ठीक। Fe जो है उसके लैटिन नाम फेरम से वो लिया गया है। इसी तरीके से सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na, ठीक है, Na, एन इसमें कैप्स में होगा और ए स्मॉल में, तो Na। और पोटेशियम का जो होता है वो K होता है। तो नाइट्रियम और कैलियम से जो दोनों हैं नाम लिए गए हैं। इस तरीके से ही हर एक एलिमेंट का एक नाम और एक उसका केमिकल सिंबल होता है, ठीक है। चलिए अब हमें नीचे दे रखी है यहाँ पर एक टेबल। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं और 10th की बुक में भी ये टेबल जो हमें दे रखी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10th में भी आते हैं। तो ये टेबल हमें लर्न करनी है और इस टेबल को हम रीड करेंगे। तो इस टेबल को आप लोग रीड कर लेना और जो ये टेबल दे रखी है इसको लर्न भी कर लेना। तो ये रही हमारी टेबल 3.1 सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के सिंबल। तो हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al। आर्गन का जो होता है वो Ar होता है। बेरियम का Ba होता है। बोरोन का B होता है। ब्रोमाइन का Br। कैल्शियम का Ca। कार्बन का C। क्लोरीन का Cl। कोबाल्ट का Co, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रीड करने हैं और सिंबल्स में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, कैप्स में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना है ताकि जो जब हम खुद पढ़ने बैठे हैं या जब हम कहीं टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमसे गलती ना हो। चलिए अब देखते हैं। तो अब ये कहता है कि जब कभी आप एलिमेंट्स को पढ़ें या उनके बारे में थोड़ा भी कुछ पढ़ें तो आपके लिए ऊपर जो है ये टेबल दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है कि आपके लिए यहाँ पर जो है ये ऊपर एक टेबल दी गई है। इस पूरे टेबल को एक बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है, समय समय पर और बार बार यूज़ करते रहने से आप जो है खुद ही इन सिंबल्स को जो है याद करना या उनको याद आप कर लेंगे, ठीक है, या फिर आपको याद हो जाएंगे और उनको आप बनाना भी सीख जाएंगे, राइट। अब देखते हैं, अब हमें दे रखा है कि एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे अब हम, एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारे डाल्टन थे, डाल्टन के बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने से पहले देखिए, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसकी सबसे जो स्पेशल जो उसमें कॉन्सेप्ट था वो था एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो था वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो अब देखो ये कहता है कि उनके अनुसार हर एक एलिमेंट का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो डाल्टन की जो ये थ्योरी थी ये कैसी थी? डाल्टन की जो थ्योरी थी वो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो इसके नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ थे कि साइंटिस्ट इससे प्रेरित होकर एटॉमिक मास को नापने की ओर जो थे वो कैसे हुए, उसको नापने की ओर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि एक एटम के मास को ज्ञात करना जो था वो बहुत ज़्यादा कठिन काम था। इसलिए केमिकल कॉम्बिनेशन के नियमों को यूज़ और प्रोड्यूस जो हमारे कंपाउंड्स थे उनके द्वारा एटॉमिक मास को जो था ज्ञात किया गया। तो हम यहाँ पर एक कंपाउंड और कार्बन मोनोक्साइड जो होता है उसको हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा जो है बना होता है। तो इस तरीके से
ये जो है ये आपको देखो बता रखा है कि कार्बन यानी कि 3G कार्बन और 4G ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना होता है। ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाई चांस अगर क्वेश्चन पेपर में या आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो एग्ज़ाम में हम ताकि बता सके, तो ये जो है ये ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ज़्यादा। तो फिर दे रखा है कि 3G कार्बन और 4G हमारा मोनोऑक्साइड, सॉरी 4G जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ये इसके कॉम्बिनेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 जो गुणा सादा मास वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, उसके साथ ही कंबाइन होती है। मान लीजिए हम एटॉमिक मास की यूनिट को एक कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर मानते हैं, तो कार्बन जो होता है, कार्बन एटम को 1.0 म्यू, 1.0 म्यू बोलते हैं इसको हम, तो म्यू और ऑक्सीजन एटॉमिक मास को 1.33, ठीक है, 1.33 म्यू जो है इसको बताएंगे। तो स्टार्टिंग में एटॉमिक मास को म्यू द्वारा ही हम लिखते हैं, लेकिन आजकल लेकिन IUPAC, ठीक है, इसके द्वारा ही क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा ही इसको यूनिफाइड मास द्वारा ही शो किया जा रहा है। लेकिन मास की इकाई को जो है, मास की जो इकाई है, यूनिट है, वो सिर्फ क्या होती है, होल, लगभग होल में ही जो होती है। अगर सुविधाजनक होता है, ठीक है, अगर उसको हमें आसानी से जो है बताना हो, तो आगे चलकर साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास की अलग अलग यूनिट के बारे में विचार जो था व्यक्त किया, ठीक है, अलग अलग विचार किए। साइंटिस्ट जब अलग एटॉमिक मास की यूनिट के बारे में बताते थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो थी हमारी नेचुरली ऑक्सीजन एटॉमिक के मास के 1/16, ठीक है, 1/16 पार्ट जो था, ठीक है, उसको यूनिट के रूप में लिया। दो कारणों से इसे जो था क्या, दो कारणों से ही तो जो था इसको समझाया गया। चलो, जैसा हमें यहाँ पर दे रखा है कि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, यानी कि ऑक्सीजन और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड को फॉर्म कर दिया, यानी कि बनाती है। उसके बाद सेकंड था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाती है, वो तो फर्स्ट में था, लेकिन अब सेकेंड में है। इस एटॉमिक मास यूनिट द्वारा ही आधे एलिमेंट के जो है एटॉमिक मास होल नंबर्स में होते हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं होल नंबर्स में होते हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नीचे। अब हमें दे रखा है कि देखो, अब हमें कहा गया है कि 1961 में एटॉमिक मास को ज्ञात करने के लिए एटॉमिक मास इकाई जो थी, उसकी यूनिट थी कार्बन -12, ठीक है, उसको ही आइसोटॉप को जो था उसके रेफरेंस रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है, तो उसको जो था उसके स्टैंडर्ड रेफरेंस से ही उसको मेजर किया गया था, ठीक है, स्वीकार किया गया था। तो कार्बन -12 जो था, कार्बन -12 वो जो था उसका जो था उसका क्या था, उसका स्टैंडर्ड के एक एटॉमिक मास के रेफरेंस सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो थे उसके प्राप्त किए गए। अब इमेजिनेशन कीजिए कि एक फ्रूट सेलर बिना भार के फल बेच रहा है, बिना उसके एवरेज, ठीक है, बिना स्टैंडर्ड वेट के फल बेच रहा है, और वो एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका जो मास है वो 12 यूनिट है, ठीक है, तो 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट वो तरबूज के 12 बराबर टुकड़ों करता है, और देखता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे हर एक फल का द्रव्यमान, यानी कि हर एक फल का जो मास है वो
वाटरमेलन के एक टुकड़े के वाटरमेलन के जैसा ही है। तो जैसा कि आपको फिगर देखो, जैसा कि आपको फिगर इसमें दिखाया गया है, फिगर आपको 3.4 में दिखाया गया है। अब वो फलों को क्या करता है, रिलेटिव फ्रूट मास यानी कि रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट म्यू में बेचता है। तो देखो इनके जो यूनिट है, इसको हम एफ म्यू नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ेंगे म्यू, इसको हम पढ़ते हैं म्यू। और कभी कभी म्यू जो है वो यू भी खाली लिख देते, तो हम इसको म्यू पढ़ते हैं अगर ये किसी के साथ डिजिट में होगा तो। ठीक है, मान लो उसके साथ आपको 1.0 ये दे रखा, तो आप इसको 1.0 यू नहीं पढ़ोगे, इसको म्यू पढ़ोगे। चलो, तो अब हमें दे रखा था कि वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन जो था, ठीक है, देखो सिमिलरली किसी एलिमेंट के जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होते हैं, उसको उसके एटॉमिक के एवरेज मास का कार्बन -12 जो था, ठीक है, इसके ही मास के 1/12 भाग 1/12 पार्ट के रेशो द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर टेबल दे रखी है हमें। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स, हमें यहाँ पर एटॉमिक मास जो होते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो टेबल भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग आप ये टेबल आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसे कि हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये टेबल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स में भी आ सकती है, तो इसलिए टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेबल भी हमें लर्न करनी है। चलिए अब देखते हैं कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स किस तरीके से अस्तित्व में रहते हैं, एग्जिस्ट में रहते हैं। तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है, अस्तित्व का मतलब होता है ठहरे रहते हैं। तो अब बात करती हूँ कि एटम्स जो है, ठीक है, एटम्स एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली रूप से एग्जिस्ट में नहीं रह पाते। ठीक है, एटमिक जो एटम है, एटम मॉलिक्यूल, देखो एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर आयंस बनाते हैं, आयंस को वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल और आयन ज़्यादा संख्या में क्या होकर एग्रीगेट होकर वो मैटर बनाते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर में क्या होकर एक मैटर को बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और फील भी कर सकते हैं। आप देखते हैं व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया कि एटम्स क्या होते हैं, आयंस के बारे में हमने देख लिया कि एटम्स, मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है, देखो मॉलिक्यूल हम कहते हैं, इजी तरीके से बात करें तो मॉलिक्यूल जनरली जो है ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एटम का ग्रुप होता है जो आपस में केमिकली बॉन्डेड द्वारा जुड़े होते हैं, और वो हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा ही बहुत कसकर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को किसी एलिमेंट और कंपाउंड के उस, ठीक है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में ही डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली रूप से, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से कैसे रहते हैं, एग्जिस्ट में रह सकता है, और जो उस कंपाउंड के सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। एक ही एलिमेंट के एटम और अलग अलग एलिमेंट के एटम जो हैं वो कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का समझ में आया कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए, वरना अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक बार मॉलिक्यूल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूँगी। एक बार मॉलिक्यूल का टॉपिक हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे अगर नहीं समझ में आए तो। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल। अब देखो किसी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट के मॉलिक्यूल एक ही तरीके के एटम द्वारा ही क्या होते हैं, एटम के टाइप जैसे एटम के टाइप के होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ आर्गन, आर्गन को हम AR से करते हैं। ठीक है,
आर्गन को हम AR से दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम AR जो है इसका सिंबल है। तो आर्गन का सिंबल है AR, ठीक है। हीलियम का He, और जैसे और भी एलिमेंट हैं उनके मॉलिक्यूल उसी एलिमेंट के केवल एक एटम द्वारा ही बने होते हैं, लेकिन आधे नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। एग्जांपल के लिए लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम से बनता है, इसलिए जो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं टू एटॉमिक, ठीक है, टू एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि हम ऑक्सीजन अगर लिखते हैं, जैसे कि बोला जाता है इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है। टू एटॉमिक नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन लिखते तो हम O2 लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर एटम्स जो हैं, ठीक है, 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन एटम पर क्या करती हैं, वो कॉम्बिनेशन करती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, उसको इंस्टेट करेंगी, तो इस तरीके से तो हमें ओजोन मिलता है, ठीक है। तो ओजोन हमें पड़ेगा। किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में प्रयुक्त होने वाले जो एटम होती हैं उनकी संख्या को उस मॉलिक्यूल की क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल की हम उसे एटमिसिटी कहते हैं, ठीक है, एटमिसिटी कहते हैं, राइट। अब देखो मेटल जो होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी कि मेटल मॉलिक्यूल्स और कुछ भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजी स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं उसमें बॉन्डेड होते हैं एटम, ठीक है। बहुत सारे एटम्स जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं। तो आइए कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी का जो है अध्ययन करें, उनके बारे में पढ़ें। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने चैप्टर को छोड़ती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अगर मैं थोड़ा और पढ़ाऊँगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।